इतिहास सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होती, ये जमीन की भी कहानी होती है। और भारत के इतिहास में हरियाणा की एक जमीन पानीपत, वो सिर्फ एक मैदान नहीं है, वो एक ऐसा मंच है जहां भारत की तकदीर के सबसे बड़े, सबसे अहम नाटक खेले गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार। तो चलिए आज इन तीन लड़ाइयों की कहानी को एक एक करके समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही बैटलफील्ड और तीन ऐसी जबरदस्त लड़ाइयां जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पानीपत ही क्यों? मतलब ऐसी क्या खास बात थी इस जगह में कि इतिहास बार बार यहीं पर लौट कर आता रहा? पानीपत भारत का भाग्य क्षेत्र, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। यहां पर हुई हर एक जंग ने भारत के इतिहास की धारा को एक बिल्कुल ही नई, एक अनपेक्षित दिशा में मोड़ दिया। तो चलिए कहानी के पहले मोड़ से ही शुरू करते हैं। साल था 1526। दिल्ली की सल्तनत की पकड़ कमजोर हो रही थी और उत्तर से एक नई ताकतवर आंधी दस्तक दे रही थी। ये लड़ाई सिर्फ एक सल्तनत के खत्म होने की कहानी नहीं थी। नहीं, ये भारत में अगले 300 साल तक चलने वाले एक महान साम्राज्य के जन्म का ऐलान थी। मैदान के दो कोनों में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी सल्तनत बहुत बड़ी तो थी पर अंदर ही अंदर आपसी कलह से खोखली हो रही थी। और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया बाबर, महान योद्धा तैमूर का वंशज, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान में एक नया साम्राज्य खड़ा करने का सपना पल रहा। तो ये टकराव हुआ ही क्यों? देखिए, वजह सिर्फ बाबर के बड़े इरादे नहीं थे। असल में लोदी का राजकाज इतना कमजोर हो चुका था कि उसके अपने ही सरदार उससे नाखुश थे। उन्होंने ही बाबर को न्योता भेजा था, एक तरह से एक भूखे शेर को शिकार का पता दे दिया था। और बाबर के लिए ये एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसे वो छोड़ ही नहीं सकता था। तो छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी सल्तनत को आखिर झुकाया कैसे? जवाब था टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी। बाबर अपने साथ एक ऐसा हथियार लाया था जो हिंदुस्तान ने पहले बड़े पैमाने पर कभी नहीं देखा था, तोपें। और उसकी तुलुगमा रणनीति, इसका मतलब था सेना को हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से अचानक घेर लेना। लोधी की भारी भरकम सेना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तोपों की आग और तलवारों के बीच बुरी तरह फंस गई थी। और नतीजा, इब्राहिम लोधी जंग के मैदान में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। पानीपत की उसी धूल से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। एक ही दिन में इतिहास का पूरा पन्ना ही पलट गया था। ठीक 30 साल बाद पानीपत का मैदान एक बार फिर इतिहास बनते देखने वाला था। लेकिन इस बार लड़ाई एक नया साम्राज्य बनाने की नहीं थी, बल्कि जो बनाया गया था उसे बचाने की थी। बड़ा सवाल ये था कि क्या मुगलों की ये नई नवेली नींव इतनी मजबूत थी कि वो एक भयानक तूफान को झेल सके? इस बार मैदान में एक तरफ था एक किशोर अकबर, जो अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसका सामना किससे था? हेमू से, एक साधारण से परिवार से उठकर बना एक ऐसा जबरदस्त योद्धा जिसने मुगलों को दिल्ली से खदेड़कर बाहर कर दिया था। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि एक स्थापित वंश और एक उभरते हुए सितारे की टक्कर थी। जंग बिल्कुल बराबरी पर चल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हेमू की जीत लगभग तय है। लेकिन तभी इतिहास ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक आवारा तीर कहीं से आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर पड़ा और उसे गिरता देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई। सोचिए, सिर्फ एक तीर ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। हेमू की हार के साथ ही अकबर का शासन दिल्ली पर पक्का हो गया। मुगल साम्राज्य, जो अब तक एक नन्हा सा पौधा था, अब एक विशाल पेड़ बनने की राह पर मजबूती से चल पड़ा। ये जीत विस्तार से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की जीत थी। और अब हम आते हैं पानीपत की तीसरी और शायद सबसे विनाशकारी लड़ाई पर। यह दो महाशक्तियों का वो टकराव था, एक ऐसा युद्ध जिसके बाद किसी नए साम्राज्य का उदय नहीं हुआ, बल्कि एक महान पतन की शुरुआत हुई। साल था 1761। एक तरफ अफगानिस्तान से आई अहमद शाह अब्दाली की तूफानी सेना थी और दूसरी तरफ उस वक्त पूरे भारत में अपनी ताकत का परचम लहरा चुकी मराठा सेना। ये दो महाशक्तियों का वो टकराव था जिसे टाला नहीं जा सकता था। दिल्ली के तख्त का असली हकदार आखिर कौन होगा, इसका फैसला अब पानीपत के मैदान में ही होना था। ये लड़ाई तलवारों से ज्यादा पेट की आग से लड़ी गई। अब्दाली ने बहुत चालाकी से मराठों तक खाना पानी पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। हफ्तों तक
उस वक्त की भारत की सबसे शक्तिशाली सेना भूख से लड़ती रही। जब आखिरकार लड़ाई का दिन आया तो उनके शरीर में लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। सच तो ये है कि वो ये युद्ध मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके थे। और नतीजा बेहद विनाशकारी था। मराठों की ऐसी जबरदस्त हार हुई कि उत्तर भारत में उनकी शक्ति की कमर ही टूट गई। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि जंग जीतने वाला अब्दाली भी दिल्ली में नहीं रुका। वो वापस चला गया और अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भरने वाला उस वक्त कोई नहीं था। इतिहास में इसे ही पावर वैक्यूम कहते हैं। एक ऐसा शून्य जो किसी नई बाहरी ताकत को अपनी ओर खींचता है। तो इन 3 लड़ाइयों की विरासत क्या थी? इनका असर सिर्फ उसी दौर पर नहीं बल्कि आने वाली सदियों पर पड़ना था। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे पानीपत ने भारत के भविष्य की पूरी तस्वीर ही बना डाली। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहली लड़ाई ने मुगलों को स्थापित किया, दूसरी ने उन्हें और मजबूत किया, उन्हें सुरक्षित किया, लेकिन तीसरी लड़ाई ने मराठों को तोड़ के रख दिया, जिससे एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया। और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टेबल इन तीनों लड़ाइयों की पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। पहली लड़ाई ने एक साम्राज्य बनाया, दूसरी ने उसे बचाया और मजबूत किया, और तीसरी लड़ाई ने एक ताकत को मिटाकर अनजाने में ही सही एक नई विदेशी शक्ति के लिए भारत का दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया। और शायद यही पानीपत की सबसे बड़ी और सबसे अहम विरासत है। तीसरी लड़ाई का असली नतीजा अब्दाली की जीत नहीं बल्कि मराठों की हार से पैदा हुआ वो शक्ति का शून्य था। वो पावर वैक्यूम था, एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए एक व्यापारी बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का नया शासक बनने का मौका मिल गया। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर 1761 में उस दिन पानीपत में नतीजा कुछ और होता, अगर मराठे जीत जाते, तो क्या आज भारत का इतिहास और भूगोल वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।